Hello students, myself Anjali Shivaj. I am working as Associate Professor of Commerce at Government PG College Sector 1 Panchkula. Today's our topic of discussion is advertising budget and the methods of preparing advertising budget, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि approaches of determining the size of advertising budget in any organization or in any production unit. First of all, we will discuss what is advertising budget. Advertising budget is a quantitative expression of the future plan of activities. It is a future plan of activities expressed in the terms of rupees. यानी किसी भी organization में जब हमें future plan of activities को quantitative terms में बताना होता है तो उसको हम कहते हैं हमारा एडवर्टाइजिंग बजट बनाना. एडवर्टाइजिंग बजट प्रिपेयर किया जाता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए. एडवर्टाइजिंग बजट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है जो ये शो करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस यूनिट में एडवर्टाइजिंग पर कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा. वो सारा अमाउंट जो हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम शो करते हैं, उसको हम एडवर्टाइजिंग बजट कहते हैं. इट इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लान इनटू मनी टू बी स्पेंट ऑन द एडवर्टाइजिंग. हमारा ये एक ट्रांसलेशन है, हमारा एक शो है, हमारा एक एक्सप्रेशन है, हमारा एक कह लीजिए आपका लेआउट है जिसमें ये दिखाना होता है, जिसमें हम ये बताते हैं, जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये बताती है कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन के लिए हम कितना पैसा एडवर्टाइजिंग पर खर्च करेंगे. इट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ द टोटल अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम फॉर अचीविंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी यूनिट अपना कोई भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और उसको मार्केट में सेल्स के लिए लेकर के जाती है तो अपना कुछ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि हमने इतनी यूनिट्स सेल करनी है और उतनी यूनिट्स को सेल करने के लिए वो एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर्स तक लेकर जाने के लिए, कंज्यूमर्स को उसके बारे में अवेयर कराने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एडवर्टाइजिंग पर खर्चा करना पड़ता है. और वो खर्चे का जितना करना है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने कितनी यूनिट्स उस साल में, उस टाइम स्पेन में सेल करनी है. तो एडवर्टाइजिंग बजट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका एडवर्टाइजिंग बजट है वो बनाया जाता है. एडवर्टाइजिंग बजट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होता है. छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपना एडवर्टाइजिंग बजट कम रखती हैं क्योंकि उनके पास जो पैसा होता है, जो फंडिंग होती है एडवर्टाइजिंग पर खर्च करने की, वो कम होती है. जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मार्केटिंग पर पैसा जो है वो ज़्यादा खर्च करती हैं क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स को अवेयर कराने के लिए पैसा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा खर्च कर सकती हैं एडवर्टाइजिंग पर, इसीलिए वो ज़्यादा खर्च करती हैं. जनरली ऐसी बिजनेस यूनिट्स जो कंज्यूमर गुड्स में डील कर रही हैं और उनकी मार्केट लार्ज है, हैवी मार्केट है, ऑलरेडी कस्टमर बहुत ज़्यादा है, वो एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा खर्च करती हैं. और ऐसी बिजनेस यूनिट्स जिनकी मार्केट कम है, छोटी बिजनेस यूनिट है, कंज्यूमर गुड्स में ही डील कर रही हैं लेकिन उनके पास क्योंकि फंडिंग कम होती है एडवर्टाइजिंग की, इसलिए वो एडवर्टाइजिंग पर पैसा कम खर्च करती हैं. कुछ मार्केटिंग फर्म्स या कुछ हमारी बिजनेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर्स भी एडवर्टाइजिंग पर खर्चा करती हैं. बड़ी यूनिट है, आपका कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो बिजनेस यूनिट भी एडवर्टाइजिंग पर अकॉर्डिंग टू हिज कॉम्पिटिटर ज़्यादा खर्चा करता है. और अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और कॉम्पिटिटर ज़्यादा भी खर्च कर रहा है तो भी आप, क्योंकि आपकी छोटी यूनिट है, आपके पास फंड्स कम हैं एडवर्टाइजिंग पर खर्च करने के लिए या मार्केटिंग पर खर्च करने के लिए, तो खर्च कम किया जाता है. अब डिफरेंट राइटर्स ने
अपने एडवर्टाइजिंग बजट को समझाने के लिए डिफरेंट अपनी डेफिनेशंस दी हैं। एक डेफिनेशन है, एडवर्टाइजिंग बजट इज़ एन एस्टिमेट टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लान so that advertising objectives can be achieved within a specific time period। कि ये कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग बजट इज़ एन एस्टिमेट टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। एडवर्टीजमेंट बजट एक एस्टिमेट है, एक अनुमान है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स किसी भी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उस स्पेसिफिक पीरियड में कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी उसकी प्लान बनाना हमारा एडवर्टीजमेंट बजट कहलाता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम क्या क्या चीज़ें इसमें एडवर्टीजमेंट बजट में हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्टीजमेंट बजट या एडवर्टाइजिंग बजट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे हमारा फाइनेंस को कि कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना एस्टिमेट होगा, कितना खर्चा होगा, एक स्टेटमेंट हम लोग जो बनाते हैं, इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग बजट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि इतने टाइम में, इससे इस टाइम में 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए हम कितना खर्चा एडवर्टाइजिंग बजट पर करेंगे, उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एडवर्टाइजिंग मैनेजर। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी बिजनेस यूनिट का आपका एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, उसके द्वारा प्रपोजल दिया जाता है, उसके द्वारा बनाया जाता है कि इस स्पेसिफिक टाइम के लिए हम इतना खर्चा एडवर्टाइजिंग बजट पर करेंगे। एंड लास्ट में इट शोज़ द प्लान ऑफ द एलोकेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स। हमारे पास जितने अवेलेबल फंड्स हैं फॉर द एडवर्टाइजिंग ओनली, कि एडवर्टाइजिंग के लिए टोटल फंड्स में से इतना फंड हमारे एडवर्टाइजिंग के लिए अवेलेबल है, तो उसको हमने एडवर्टाइजिंग पर कैसे कैसे खर्च करना है, एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर, डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर उसको कितना कितना एलोकेट करना है, ये एडवर्टाइजिंग बजट इस तरीके से एलोकेट किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एडवर्टाइजिंग बजट जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस बिजनेस यूनिट का एडवर्टाइजिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर कितना कितना खर्च होगा, उसका जो एलोकेशन जिसके द्वारा शो किया जाता है, उसको हम एडवर्टाइजिंग बजट कहते हैं। उसको हम एडवर्टाइजिंग स्टेटमेंट या एडवर्टाइजिंग बजट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। अब हमारा आता है कि एक बिजनेस यूनिट में डिफरेंट कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके द्वारा एक बिजनेस यूनिट की जो फंड्स एलोकेशन है एडवर्टाइजिंग पर, वो हम बना सकते हैं। हम ये दिखा सकते हैं कि हम किन किन तरीके से एक बिजनेस यूनिट का, एक ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टीजमेंट बजट बना सकते हैं। या एडवर्टीजमेंट बजट पर एक बिजनेस यूनिट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कितने फंड एलोकेट किए जाने चाहिए, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी हमारी अप्रोचेस हैं जो डिटरमाइन करती हैं एडवर्टीजमेंट बजट के साइज़ को, कि एडवर्टीजमेंट बजट का कितना साइज़ होना चाहिए, उसके लिए हम कौन कौन सी अप्रोचेस या कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं या कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज़ परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड वेरी सिंपल मेथड, जिसमें ये होता है कि हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी कितनी सेल्स होंगी, या हम ये देखते हैं कि पिछले सालों में हमारी कितनी सेल्स हुई थी, उसके परसेंटेज में हमने कितना परसेंट एडवर्टीजमेंट बजट के लिए उस टाइम पीरियड के लिए रखा है, उससे मल्टीप्लाई करके हमारा एडवर्टाइजिंग का बजट का अमाउंट आ जाता है। Under this method, the amount to be appropriated for advertising is arrived at by multiplying the value of the past year's sales, पिछले सालों की सेल्स को देख करके
और द प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द बजट पीरियड विद इन ए प्री डिटरमाइंड परसेंटेज। जो ऑलरेडी हमने एक परसेंटेज डिसाइड की है कि हम सेल्स का 10% लेंगे, या हम सेल्स का 15% लेंगे, या हम सेल्स का 20% लेंगे एडवर्टाइजिंग बजट का। सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन की करंट ईयर पिछले साल की 2 लाख की सेल है, या इस साल हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस यूनिट की 2.5 लाख की सेल होंगी, और उसका 10% हमने एडवर्टीजमेंट पर लगाना है, एडवर्टाइजिंग पर लगाना है ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस यूनिट की। तो 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% करके 2,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 25,000। तो ऑर्गेनाइजेशन ये निकालती है कि इस साल में हमने एडवर्टाइजिंग बजट जो रखना है, एडवर्टाइजिंग पर खर्चे का जो बजट रखना है, जो अनुमान रखना है, वो हम 25,000 रखेंगे। अब 25,000 को एडवर्टाइजिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर कि एजेंसी के लिए कितना रखना है एडवर्टाइजिंग, अगर हमने कॉपी प्रिंट मीडिया में देनी है तो उसको कितना एलोकेट करना है, वो एलोकेशन बाद का है। यानी टोटल बजट हमने देख लिया कि इस साल का हमारा एडवर्टाइजिंग का 25,000 रुपीज़ होगा। तो ये वेरी सिंपल मेथड है। इससे करंट ईयर पिछले साल की सेल्स के हिसाब से या करंट ईयर की प्रोजेक्टेड सेल के हिसाब से और एक प्री डिटरमाइंड परसेंटेज के हिसाब से किसी भी बिजनेस यूनिट का एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो डिटरमाइन कर लिया जाता है या निर्धारित कर लिया जाता है। तो इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स में इट्स वेरी सिंपल मेथड, बहुत आसान है समझने के लिए, हर कोई बड़ी ईजिली इसको समझ लेता है। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल ये है कि आप अपनी प्रोजेक्टेड सेल्स आपकी अगर हाई हैं तो आप एडवर्टाइजिंग बजट का अप्रोप्रिएशन भी हाई कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड सेल्स अगर आपकी लो हैं तो आप उसको एडवर्टाइजिंग बजट के अप्रोप्रिएशन को लो भी कर सकते हैं। मतलब एक अप्रोप्रिएशन आपका इसमें, एक अनुमान आपका इसमें फिक्स नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तीसरा है प्रिवेंट्स एडवर्टाइजिंग वॉर्स विद द कॉम्पिटिटर्स। मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं। आज जब ग्लोबल मार्केट है तो किसी भी एक प्रोडक्ट की मार्केट में मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं है, हर जगह परफेक्ट कॉम्पिटिटर हैं, परफेक्ट कंपटीशन है। यानी आपके प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके साथ उस प्रोडक्ट को कंपटीशन करना होता है। अब हर एक कॉम्पिटिटर जो आपका है, जो उस बिजनेस यूनिट का है, उसकी सिचुएशन, उसका प्रोजेक्शन, उसकी सेल्स डिफरेंट होती है। तो हर एक अपनी सेल्स या अपने फंड्स के हिसाब से, अपनी मॉनेटरी सिचुएशन के हिसाब से अपने एडवर्टाइजिंग बजट को निर्धारित करता है। लेकिन क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटर्स के सेल्स को या कॉम्पिटिटर्स की सिचुएशन को हम बिजनेस यूनिट ने नहीं देखना होता, अपनी सेल्स को देखना होता है और उसके हिसाब से ही एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से, एक प्रोजेक्टेड परसेंटेज के हिसाब से एडवर्टीजमेंट बजट को हम निर्धारित करते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटर से जो एक वॉर है, कॉम्पिटिटर्स के साथ जो कंपटीशन है, उसको ये ख़त्म करता है, उससे ये दूर रहता है। ये मेथड जो है एडवर्टीजमेंट बजट का अप्रोप्रिएशन करने का या एडवर्टीजमेंट बजट को निर्धारित करने के लिए सिंपल है, इजी, अंडरस्टैंडेबल है, फ्लेक्सिबल है, कॉम्पिटिटर से कंपटीशन को प्रिवेंट करता है। उसके बावजूद कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले ये है कि इलॉजिकल है। ये इलॉजिकल इसलिए कहा गया है इसको कि ये कहें कि इस साल हमारी सेल्स इतनी होंगी या पिछले साल सेल्स इतनी थी, उसके हिसाब से हम 10% जो है इसका एडवर्टीज़मेंट बजट के लिए रखेंगे। ये सारी बातें इलॉजिकल हैं, क्योंकि जब तक हम आज के टाइम में बिजनेस आउटसाइड के बिजनेस एनवायरनमेंट को, हमारे कॉम्पिटिटर्स को, हमारे फंड्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं टोटल, उसके हिसाब से अगर कोई भी बजट निर्धारित नहीं करते हैं तो दैट वुड बी इलॉजिकल, दैट वुड नॉट बी करेक्ट। दूसरा क्या है, आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मतलब अपने हिसाब से फिक्स किया हुआ है, अपनी मान्यताएं, अपनी एजम्पशंस को लेकर के फिक्स किया हुआ है। इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न, साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है कोई भी परसेंटेज को निर्धारित करने के लिए। तीसरा है बेसलेस रिजल्ट व्हेन सेल्स आर डिक्लाइनिंग।
जब आपकी सेल्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रही हों, सपोज़ आपकी लास्ट ईयर सेल्स 20 लाख थी, इस साल आपकी 16 लाख हो गई, जब आप और एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से अगर आप करते हैं कि लास्ट ईयर भी हमने 10% लिया था, तो 20 लाख का 10% 2 लाख हमने एडवर्टीज़मेंट बजट पे लिया था। इस बार हमारी सेल्स डिक्लाइन होकर के 16 लाख हो गई और 16 लाख का हम 10% लेते हैं तो 1,60,000 एडवर्टीज़मेंट बजट पे। यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां ऑलरेडी सेल डिक्लाइन हो रही हैं, जहां पर एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा ज़्यादा किया जाना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को हमारा प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराने की बिज़नेस यूनिट को ज़रूरत है, और वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट बजट पर खर्चा कम किया जा रहा है ड्यू टू द रीज़न कि द सेल्स आर डिक्लाइनिंग। तो ये जो रीज़न है ये बेसलेस रीज़न है, बेसलेस रिजल्ट है वहाँ पर जहाँ पर सेल्स डिक्लाइन हो रही हों। बेसलेस रिजल्ट्स इन द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक जो प्रोडक्ट होता है उसकी बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। द फर्स्ट स्टेज इज़ इंट्रोडक्शन, द सेकेंड स्टेज इज़ आपका ग्रोथ, द थर्ड स्टेज इज़ मैच्योरिटी एंड द फोर्थ स्टेज इज़ डिक्लाइन। एंड कई बार हम फिफ्थ स्टेज भी ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं द फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट, बिल्कुल प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई एक बिज़नेस यूनिट जब मार्केट में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है, उस समय उस बिज़नेस यूनिट को उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेयर कराने के लिए एडवर्टाइजिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है और ग्रोथ स्टेज पर चला जाता है, यानी कस्टमर्स बन जाते हैं, आपने थोड़े और कस्टमर बनाने हैं और जो बने हुए कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करना है, ग्रोथ स्टेज, वहाँ पर भी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इंट्रोडक्शन से कम ज़रूरत है एडवर्टाइजिंग की। तीसरी हमारी मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में ये होता है कि प्रोडक्ट की सेल्स मैक्सिमम हो चुकी होती है, कस्टमर्स जो हैं वो अवेयर हो चुके होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और एक ऐसा लॉयल कस्टमर प्रोडक्ट का बन जाता है जो उस प्रोडक्ट को खरीदता है। लेकिन मैच्योरिटी पर एक बार आने के बाद प्रोडक्ट की, उसके बाद प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिक्लाइन स्टेज। धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और एक ऐसी स्टेज भी कई बार आ जाती है जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत एडवर्टाइजिंग की प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन स्टेज में होती है। लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग एक फ़िक्स परसेंटेज से जब आप एडवर्टाइजिंग बजट बना दे रहे हैं कि 20 लाख का 10% मीन्स 2 लाख, उस 2 लाख को आपने एडवर्टाइजिंग पर लगाना है, तो उसमें ये नहीं डिफ़ाइन किया जाता, ये नहीं कहा जाता कि इंट्रोडक्शन में ज़्यादा लगाना है, ग्रोथ में थोड़ा कम लगाना है, उससे मैच्योरिटी में और कम लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये बेसलेस इसको रिजल्ट कहा गया है इन द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद आपका है कि considered as advertising budget as dependent variable on sales। ये मेथड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को, सेल्स को हमारे 2 वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल आपका हो गया सेल्स और दूसरा वेरिएबल आपका हो गया एडवर्टाइजिंग बजट। अब एडवर्टाइजिंग बजट को इन्होंने डिपेंडेंट वेरिएबल कहा। ये मेथड के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग बजट जो है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सेल्स। अगर आपकी सेल्स ज़्यादा हैं तो एडवर्टाइजिंग बजट भी ज़्यादा होगा, सेल्स अगर कम है तो एडवर्टाइजिंग बजट भी कम होगा। अगर हम रियल लाइफ में देखें, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट में देखें या रियल मार्केट में हम जा कर के देखें, तो इसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट ऐसे है कि जब आपका एडवर्टीज़मेंट बजट ज़्यादा रखेंगे, एडवर्टाइजिंग पर खर्चा ज़्यादा करेंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अवेयर कराएंगे, तो सेल्स इंक्रीज़ होगी। इन दैट सिचुएशन आपकी सेल्स जो हैं दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एडवर्टाइजिंग। इसलिए ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को
डिपेंडेंट वेरिएबल मानना सेल्स का ये गलत है एज पर द मार्केटिंग सिचुएशन और एज पर द करंट मार्केट सिचुएशंस। उसके बाद नॉट मच यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम। जब भी हमने लॉन्ग टर्म के लिए एडवर्टाइजिंग अगर करनी है, लंबा अगर एडवर्टाइजिंग को चलाना है, बार बार एडवर्टाइजिंग करनी है, ईयर टू ईयर एडवर्टाइजिंग करनी है, मार्केट टू मार्केट अगर एडवर्टाइजिंग करनी है, तो उसके लिए ये जो मेथड है दैट इज़ नॉट सूटेबल, क्योंकि ये एक बार एक टाइम के लिए बनाया जाता है। उसमें दैट इज़ नॉट सूटेबल कि हम इस एडवर्टाइजिंग बजट को ईयर टू ईयर या बार बार उसको हम यूज़ कर सकें। एंड द लास्ट वन इज इग्नोर्स अदर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल, अदर फैक्टर्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट के और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो एडवर्टाइजिंग बजट को इफ़ेक्ट करते हैं या एडवर्टाइजिंग बजट को बनाते हुए वो कंसिडर किए जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ सेल्स के अलावा दूसरे किसी वेरिएबल को ये जो मेथड है वो कंसिडर नहीं करता। इसीलिए ये मेथड आजकल की मार्केट सिचुएशन के हिसाब से या आजकल के मार्केट इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सुटेबल मेथड जो है ये नहीं है। फिर भी एक इजी मेथड है, एक ऐसा मेथड है जो इजी अंडरस्टैंडेबल है, फ्लैक्सिबल है, सेल्स को कंसिडर करता है और अकॉर्डिंग टू द सेल्स छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसके सेल्स के अकॉर्डिंग बजट को निर्धारित करता है कि फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड इतना पैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया जाएगा। और सिर्फ सेल्स फैक्टर को लेते हुए इसीलिए हमने इसको ये कहा है कि ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ सेल्स वेरिएबल को कंसिडर करके चलता है, कॉम्पिटिटर्स को लेकर के नहीं चलता, लॉन्ग टर्म के लिए या अदर फैक्टर्स को इग्नोर करता है। इसलिए ज़्यादा सूटेबल मेथड हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मेथड एडवर्टीजमेंट बजट का नहीं है। द सेकेंड मेथड इज़ कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड एक हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ही है। अंडर दिस अप्रोच एडवर्टाइजर्स स्पेंड एज मच एज देयर कॉम्पिटिटर्स स्पेंड सो दैट देयर कंपनी इज़ नॉट एट एनी डिसएडवांटेज। यानी जो पहला मेथड था, जो सेल्स परसेंटेज मेथड था, जो कॉम्पिटिटर्स की सेल्स को या कॉम्पिटिटर्स के बजट एलोकेशन को, एडवर्टाइजिंग बजट को लेकर के नहीं चलता था, इस मेथड में, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड में एडवर्टाइजर्स के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग कि कॉम्पिटिटर्स जितना एडवर्टाइजमेंट पर स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से ही एक बिजनेस यूनिट अपने एडवर्टाइजिंग पर खर्च करे, उसका बजट बनाए। इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा अबाउट द कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग अप्रोप्रिएशन कि कितना एडवर्टीजमेंट पर खर्च करना है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कितना कितना एलोकेट करना है, उसके लिए कॉम्पिटिटर्स का पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। फिर उन कॉम्पिटिटर्स के डाटा के अकॉर्डिंग, उनके एडवर्टीजमेंट बजट के एलोकेशन के अकॉर्डिंग एक बिजनेस यूनिट अपना एडवर्टीजमेंट बजट जो है वो निर्धारित करती है। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड में हम क्या क्या लेते हैं? स्पेंड द सेम रुपीज़ अमाउंट, जितना कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उतना सेम अमाउंट हम कोशिश करते हैं हम एडवर्टीजमेंट बजट बनाएं, उतना हम एडवर्टाइजिंग पर खर्च करें। सेंड द सेम परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग, स्पेंड द सेम परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑन एडवर्टाइजिंग, उतना ही एडवर्टाइजिंग पर खर्च करें सेल्स के उसी परसेंटेज के हिसाब से जितना कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं। स्पेंड द सेम परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑन एडवर्टाइजिंग एट द एवरेज ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री, टोटल उसी टाइप की इंडस्ट्री टोटल एडवर्टीजमेंट पर जितना परसेंटेज खर्च कर रही हैं, ये बिजनेस यूनिट भी उतना ही एडवर्टीजमेंट पर का बजट बनाए खर्च करने का, जितना कि कॉम्पिटिटर्स, जितना कि इंटायर इंडस्ट्री और जितना कि एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव यूनिट आपकी खर्च कर रही है, उतना ही खर्च करने का एडवर्टीजमेंट बजट, क्योंकि
कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड है, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर्स खर्च करना है, उसके हिसाब से ही हमने अपने यूनिट में एडवर्टीजमेंट का बजट बनाना है एडवर्टीजमेंट पर खर्च करने के लिए। इसकी भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स में कंसीडर लेवल ऑफ कंपटीशन, बहुत अच्छा। जो पिछला मेथड हमारा कंसीडर नहीं करता था कॉम्पिटिटर्स की परसेंटेज को, कॉम्पिटिटर्स के एडवर्टीजमेंट को, बजट को, कॉम्पिटिटर्स की सेल्स परसेंटेज को, वो इसमें सारा कुछ कंसीडर किया जाता है। चेक ऑन द एक्सेसिव और मर्ज बजट, कितना एक्सेसिव बजट है, कंपैरिजन किया जाता है आपके राइवल कॉम्पिटिटर से। अगर उनका हमारे से कम है तो हम कम कर सकते हैं, अगर उनका हमारे से ज़्यादा है तो हम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमारा एक्सेसिवली हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और कॉम्पिटिटर आपका कम कर रहा है तो हम अपने बजट को कम कर सकते हैं। लॉजिकल है कि कंपैरिजन हो रहा है, कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन हो रहा है, कॉम्पिटिटर के डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, उसको स्टडी किया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है और उस एनालिसिस के हिसाब से एडवर्टीज़मेंट बजट जो है वो डिसाइड किया जा रहा है। कॉम्पिटिटर से अगर हम कम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा उसके हिसाब से करें। मार्केट शेयर में अगर हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा है सेल्स का तो हम कॉम्पिटिटर से हमारा मार्केट शेयर अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हम अपने एडवर्टीज़मेंट बजट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। कुछ डीमेरिट्स भी हैं। रॉन्ग एजम्पशंस, कॉम्पिटिटर्स की कुछ जो एजम्पशंस हम लेकर के चल रहे हैं वो एजम्पशंस हम कई बार गलत ले लेते हैं। रियलिटी में कॉम्पिटिटर्स की जो एजम्पशंस हम लेकर के चल रहे हैं वो रियल में नहीं होती हैं। तो उसके हिसाब से जो हम एजम्पशन लेके चले और हमने बजट बनाया, एलोकेट किया, वो हमारा कई बार गलत भी हो सकता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि कंपिटिटर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, फिर उसको स्टडी करना है, एनालाइज करना है, फिर उसके हिसाब से हमने अपना बजट बनाना है। तो कई बार जो कंपिटिटर्स की इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाती है और फिर अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाती है तो हम अपना बजट नहीं बना सकते हैं। डिफरेंट प्रमोशन नीड्स, कि एक कॉम्पिटिटर किसी भी हम ये जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटर का जितना शेयर है उसके हिसाब से हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसके हिसाब से हम अपना एडवर्टाइजिंग बजट कॉम्पिटिटर के हिसाब से लेंगे। टोटल मार्केट में जितना एडवर्टीजमेंट बजट पर खर्च किया जा रहा है एज सेल्स प्रपोर्शन, उतना हम एडवर्टीजमेंट बजट लेंगे। लेकिन हर एक बिजनेस यूनिट की जो प्रमोशनल नीड्स होती हैं, जो प्रमोशन के तरीके होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। कोई एक कंपनी जब मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो ऑलरेडी जो मार्केट में है कंपनी वो एस्टेब्लिश्ड होती है, ऑलरेडी उसके लॉयल कस्टमर्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम करते हैं कि ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके लॉयल कस्टमर्स हैं। जो कस्टमर्स उनकी पहली प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं वो उनकी नई प्रोडक्ट को भी खरीदेंगे। लेकिन एक बिल्कुल नई बिजनेस यूनिट है, अगर वो उससे कंपटीशन करेगी और वो उनके हिसाब से अगर एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करेगी तो वो उनको नहीं compete कर पाएगी, क्योंकि वो नई यूनिट है, उसको ज़्यादा खर्चा करना चाहिए और उसके हिसाब से क्योंकि वो कम कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर उसकी प्रमोशन की नीड, एक नई बिजनेस यूनिट की प्रमोशन की नीड डिफरेंट है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड यूनिट के प्रमोशन की नीड डिफरेंट है। तो प्रमोशन नीड्स अगर डिफरेंट होती हैं तो एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा होता है वो भी, एडवर्टीजमेंट का जो बजट बनाया जाता है वो भी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस यूनिट, अकॉर्डिंग टू देयर प्रमोशन, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर लॉयल्टी इन द मार्केट, उसके हिसाब से बनाया जाना चाहिए। उसके बाद है इग्नोर्स अदर वेरिएबल्स अफेक्टिंग एडवर्टीजमेंट बजट। सिर्फ एक फैक्टर लिया, एक वेरिएबल लिया, सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को देख करके एडवर्टीजमेंट बजट निर्धारित करना है, लेकिन हमने ये नहीं लिया और फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। ना हमने कि हमारा अपना हमारी अपनी फंड्स कितने हैं, ना हमने ये देखा कि मार्केट सिचुएशन क्या है, ना हमने ये देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट बजट में क्या चेंज किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। यानी हमने सिर्फ एक कॉम्पिटिटर फैक्टर को लेकर के एडवर्टीजमेंट बजट को वो
निर्धारित कर दिया, एडवर्टीजमेंट बजट को डिटरमाइन कर दिया, और फैक्टर्स को हमने नहीं लिया, तो